नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात रायपुर की, जहां पर कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल की बैठक में राज्यसभा के चुनाव पर चर्चा होगी। कांग्रेस के 2 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी हो सकता है। 31 मई को पार्टी के सभी विधायक राज्यसभा उम्मीदवार के साथ नामांकन में शामिल होंगे। कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। बता दें आपको, विधायक दल की बैठक में राज्यसभा चुनाव पर चर्चा होगी। साथ ही साथ 31 मई को सभी विधायकों के साथ प्रत्याशी दाखिल करेंगे अपना नामांकन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रायपुर में कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी और विधायक दल की बैठक में राज्यसभा के चुनाव पर चर्चा की जाएगी, मंथन होगा। कांग्रेस के 2 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी हो सकता है। साथ ही साथ 31 मई को पार्टी के सभी विधायक राज्यसभा उम्मीदवार के साथ नामांकन में शामिल होंगे। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए देवव्रत हमारे साथ लाइव जुड़ गए। देवव्रत, कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने जा रही है। आखिर कितनी खास ये बैठक रहेगी, क्या क्या इस बैठक में रहेगा और क्या राज्यसभा के जो उम्मीदवार रहेंगे उनका भी नाम क्या सामने आ सकता है? जी ऋतु, ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरह से राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं और 2 सीटों पे ये चुनाव होंगे और ये तय माना जा रहा है कि दोनों ही सीटों पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वही राज्यसभा के सदस्य बनकर के सामने आएंगे। और ऐसे में जब ये दोनों ही सीटें तय मानी जा रही है तब नामों को लेकर के अभी सस्पेंस बना हुआ है क्योंकि दावेदारों की लंबी फहरिस्त है और काफी सारे जो नाम है वो आला कमान तक के पहुंचे हैं। और जिस तरह से सियासी गलियारों में चर्चा ये भी है कि एक नाम जो होगा वो दिल्ली से तय होगा, जबकि दूसरा जो नाम है वो छत्तीसगढ़ से होगा। और अब जिस तरह की जोर आजमाइश यहां पर नेताओं की दिखाई दे रही है कि जो कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं या जो काफी समय से, पुराने समय से कांग्रेस पार्टी को अपना पूरा समय दिया है, लगातार पार्टी की गतिविधियों में शामिल रहे हैं, ऐसे जो नेता हैं उन्होंने अपनी एक तरह से दावेदारी पेश की है। और जो सोनिया गांधी को इसके लेकर के पत्र भी लिखा गया है कई दावेदारों द्वारा। और साथ ही साथ ये भी एक तरह से कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के नेता जो हैं वो दिल्ली तक लॉबिंग कर रहे हैं। लेकिन कल जो बैठक होगी ये विधायक दल की बैठक इसलिए होगी ताकि सारे विधायकों को ये हिदायत दी जाए कि जो राज्यसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, चाहे प्रत्याशी कोई भी हो, जो पार्टी तय करेगी उसी उम्मीदवार को यहां पर विधायक वोट करेंगे। और साथ ही साथ जब नामांकन के लिए जब राज्यसभा के सदस्य जाएंगे विधानसभा में तब उस दौरान भी सारे जो विधायक हैं वो जो उम्मीदवार होंगे कांग्रेस के उनके साथ होंगे। तो कुल मिलाकर के राज्यसभा की सीटों को लेकर के एक तरह से पूरी जोर आजमाइश यहां के नेताओं के द्वारा चल रही है और उम्मीद की जानी चाहिए कि कल जो नाम है, कल जो चेहरा है वो भी स्पष्ट हो जाएगा क्योंकि अभी तक के कई सारे नाम हैं और एक धुंधली तस्वीर जो सामने आ रही है उसके मुताबिक यही लग रहा है कि एक जो उम्मीदवार होगा वो दिल्ली से तय होगा, जबकि दूसरा जो उम्मीदवार होगा वो छत्तीसगढ़ से होगा। तब ऐसे में कल ये जो तस्वीर है वो भी साफ हो जाएगी कि आखिर कौन सा चेहरा छत्तीसगढ़ के से राज्यसभा के लिए जाता है और कौन सा जो चेहरा होता है वो दिल्ली से तय किया जाता है। फिलहाल इतना जरूर है कि अब भी सस्पेंस ये बना हुआ है और कल की बैठक में ये सारी चीजें साफ हो सकती है। जी, बहुत शुक्रिया देवव्रत जानकारी को साझा करने के लिए और लगातार बने रहेगा, फिर आपके पास लौटूंगी। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की 2 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर दर्जन भर लोगों ने दावेदारी जताई है। 3 नेताओं ने तो चुनाव लड़ने के लिए सोनिया गांधी को पत्र भी लिख दिया है। सोनिया गांधी को पत्र लिखकर अपनी दावेदारी पेश की गई है। दावेदारों के सीधे सोनिया गांधी के पत्र लिखने से पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। राज्यसभा के लिए 31 मई को नामांकन होना है। कांग्रेस में राज्यसभा चुनाव के दावेदारों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लोगों को नाम तय करने का अधिकार नहीं, नाम हाईकमान तय करेगा, इन्हें सिर्फ उस पर मुहर लगानी है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस की ये स्थिति नहीं है कि वो अपना नाम तक तय कर सके। को तय करने की अधिकार भी नहीं है। जो तय करेगा हाईकमांड तय करेगा, वहीं से नाम आएगा। इनको सिर्फ मुहर लगाना है। कांग्रेस की ये स्थिति नहीं है कि वो अपने नाम तय कर ले।
कोंडागांव के केशकाल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़े डोंगर और धनोरा में चौपाल लगाकर ग्रामीणों से बातचीत की, उनकी समस्याओं को जाना। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केशकाल के पर्यटन स्थल टाटामारी में कैफे टाटामारी रेस्टोरेंट का लोकार्पण भी किया। सीएम ने कैफे टाटामारी में हर्बल टी का स्वाद लिया और इसके बाद सीएम ने सनसेट पॉइंट से प्रकृति के नजारे का आनंद लिया। कोंडागांव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि डायनेक्स जैसी संस्था के कारण रोजगार बढ़ा है। केशकाल में पत्रकारों से बात करते हुए सीएम ने कहा कि बस्तर में पर्यटन लगातार बढ़ रहा है, संस्कृति के संवर्धन और संरक्षण का काम हो रहा है। बड़े डोंगर को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की बात सीएम ने कही है। धनोरा में कॉलेज और बैंक खोलने की बात सीएम ने कही है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी बस्तर में शांति और विकास के लिए काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि अबूझमाड़ लगभग 4 जिलों में फैला हुआ है। दंतेवाड़ा की और से अब आवागमन की सुविधा भी शुरू हो चुकी है। स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र का संचालन अबूझमाड़ में शुरू हो चुका है। सीएम ने केशकाल में पर्यटन सूचना केंद्र सहित लगभग 146 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में सीएम को आमंत्रित नहीं करने पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने कुलपति पर विश्वविद्यालय को राजनीतिक अड्डा बनाने का आरोप लगाया। पीसीसी संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री को नहीं बुलाना निंदनीय काम है। कुलपति पद पर बैठे व्यक्ति को सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि एनएसयूआई के साथ ही कांग्रेस इसका विरोध करती है। देखिए, यह दुर्भाग्यजनक है कि कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय को कुछ दिनों से उन लोगों ने, जिन्हें वहाँ की व्यवस्था को संभालना है, उन्हीं लोगों ने राजनीति का अड्डा बना के रखा हुआ। अब विशेष तौर पे एक विचारधारा विशेष को प्रोत्साहित करने की वहाँ कार्य योजना बनाई जा रही है। यदि एक बड़ा कार्यक्रम है, राज्य के द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम किया जा रहा है, दीक्षांत समारोह है, तो निश्चित तौर पर वहाँ पे मुख्यमंत्री जी को भी आमंत्रित किया जाना चाहिए। और यदि मान लो कोई समय की प्रॉब्लम है तो मुख्यमंत्री जी के समय के अनुसार किसी को भी आगे पीछे किया जा सकता था, लेकिन सिर्फ पूर्वाग्रह के हिसाब से बिना मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया कार्यक्रम किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर यह निंदनीय है। और विशेष तौर पर शैक्षणिक संस्थाओं को राजनीति का अड्डा नहीं बनाया जाना चाहिए। यदि कुलपति जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए व्यक्ति इस प्रकार की काम करेंगे तो निश्चित तौर पर उसका विरोध होगा। एनएसयूआई तो छात्र संगठन है, कांग्रेस का राजनीतिक दल का एक विंग है, वह भी इसका विरोध करेगा। गलत। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए देवव्रत हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवव्रत, दीक्षांत समारोह अब कहीं ना कहीं सियासी रूप ले रहा है। जिस तरह से मामला तूल पकड़ता जा रहा है, आखिर इसे किस तरह से देखा जाए? जी, क्योंकि एक तरह से दीक्षांत समारोह यूनिवर्सिटी का सबसे मुख्य समारोह होता है, जहां छात्रों को डिग्रियां दी जाती है। और एक तरह से ये परंपरा रही है कि अब तक जितने भी दीक्षांत समारोह पत्रकारिता विश्वविद्यालय में हुए हैं, उसमें मुख्यमंत्री की मौजूदगी रही ही रही है। और ऐसे में मुख्यमंत्री को ना बुलाना कई सवाल जरूर खड़े करते हैं, क्योंकि पहले ही कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय पर एक तरह से पत्रकारिता का ये विश्वविद्यालय है, लेकिन इसके राजनीतिकरण के आरोप जो है वो लगातार लगते रहे हैं। और अब इस पूरे मामले को लेकर के एक तरह से सियासत भी देखने को मिल रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री का नाम नहीं जोड़ा गया है और इसे लेकर के एक तरह से कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। इसके अलावा जो कांग्रेस का छात्र संगठन है एनएसयूआई, उसने भी कार्यक्रम के बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री का नाम क्यों नहीं जोड़ा गया, आखिर क्या वजह रही? क्योंकि राज्यपाल की मौजूदगी तो रहेगी ही, और इसके पहले भी जितने दीक्षांत समारोह यूनिवर्सिटी में हुए हैं उसमें भी राज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री की मौजूदगी रही है। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री का नाम जब आमंत्रण कार्ड से गायब है, आमंत्रण कार्ड क्योंकि छप चुके हैं और दीक्षांत समारोह का आयोजन होना है, लिहाजा कांग्रेस ने भी अब इस पर आपत्ति जताई है। और जिस तरह से अगर मुख्यमंत्री का नाम आमंत्रण कार्ड में नहीं जुड़वाते हैं, तब एनएसयूआई जो है वो इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन करेगी। लेकिन अब क्योंकि इतनी सारी चीजें हो चुकी है, कुलपति ने मुख्यमंत्री का नाम शामिल नहीं किया, उनको न्योता नहीं दिया, तब ऐसी स्थिति में क्या खुद नाम जुड़वाने पर मुख्यमंत्री इस दीक्षांत समारोह में आएंगे या नहीं आएंगे, इस
इस पर भी कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि यूनिवर्सिटी के इस कदम को लेकर के या जो कार्ड में मुख्यमंत्री का नाम नहीं छापा गया है, इन सभी चीजों को लेकर के चर्चाएं जरूर हैं। अब देखना यह होगा कि दीक्षांत के दिन किस तरह की चीजें होती हैं, क्योंकि एक तरह से एनएसयूआई ने पहले ही ये चेतावनी दे दी है कि दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री का नाम शामिल नहीं किया गया तो विरोध प्रदर्शन करेंगे, काली झंडियां दिखाएंगे। तब ऐसी स्थिति में जो दीक्षांत समारोह का आयोजन है, जो कि ये कहा जाता है कि किसी भी यूनिवर्सिटी का जो दीक्षांत समारोह होता है वो एक गरिमामय आयोजन होता है, जहां पर छात्रों को डिग्रियां और प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। और ऐसी स्थिति में इस पूरे कार्यक्रम पर में अगर विरोध होता है या काली पट्टी लगा करके छात्र इस विश्वविद्यालय से पहले से हम देखते हैं कि मनमुटाव पहले से हम पहले कुलपति की बात करें, प्रोफेसर की बात करें, उनकी नियुक्तियों को लेकर भी विवाद लगातार हमने देखा ही है। और अब एक नया विवाद, अब लग रहा है ये विवाद भी लंबा चलने वाला है पहले के विवादों की तरह। बहुत शुक्रिया देवव्रत जानकारी को साझा करने के लिए। पीएम मोदी के मन की बात छत्तीसगढ़ में बीजेपी के नेताओं ने सुनी। प्रदेश के सभी शक्ति केंद्रों पर बीजेपी नेताओं ने पीएम के मन की बात सुनी। पूर्व सीएम रमन सिंह के साथ ही सभी बड़े नेता और विधायक अपने अपने क्षेत्रों में कार्यक्रम का आयोजन कर कार्यकर्ताओं के साथ पीएम की मन की बात सुनी। बीजेपी ने सभी शक्ति केंद्रों पर पीएम की मन की बात कार्यक्रम को लेकर आयोजन किया था। शक्ति केंद्रों पर बीजेपी के सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पीएम के मन की बात सुनी। शक्ति केंद्र में आए हैं हमारे पूरी टीम, शक्ति केंद्र के अध्यक्ष, शक्ति केंद्र के प्रभारी, बूथ के प्रभारी, पूर्व विधायक, यहाँ के मंडल के हमारे अध्यक्ष, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बहुत बड़ी संख्या में मन की बात सुनने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और हम सबका यही लक्ष्य है कि 89वां एपिसोड हुआ है, 89 एपिसोड आज पूरा किए हैं। और प्रधानमंत्री जी देश के विभिन्न मुद्दों पे बात करते हैं। कभी सेल्फ हेल्प ग्रुप के किए गए बेहतर काम को बताते हैं, कभी महिलाओं के लिए हो रहे समाज में बेहतर काम के बारे में बताते हैं, कभी बच्चों को एग्जाम के भय से दूर होने के लिए, परीक्षा का भय कैसे दूर हो उसके लिए बताते हैं, कभी भारत के विकास की कल्पना और कहानी बताते हैं, ट्रैवल क्षेत्र में हो रहे डेवलपमेंट के काम की बात करते हैं, कभी सेना के शौर्य की बात करते हैं। अलग अलग एपिसोड में देश के विभिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के बारे में भी उनके कमेंट्स रहते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ज्ञानवर्धक रहता है, बहुत ज्यादा जानकारी का भंडार रहता है। और इस बार लक्ष्य हमने किया है कि हर बूथ में 23,000 बूथ तक भारतीय जनता पार्टी हर महीने के आखिरी रविवार को पहुंचने का प्रयास हम करते हैं। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने दुर्ग में लोगों के साथ प्रधानमंत्री के मन की बात सुनी और इसी दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के 8 सालों को ऐतिहासिक बताया। साथ ही कहा कि विधानसभा की 90 सीटों पर चुनाव की तैयारी है। उन्होंने कहा कि केवल एक सीट का विषय नहीं, दुर्ग से शुरुआत है, प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। मैं 90 सीटों पर तैयारी कर रही हूं और मैं 90 सीटों पर लड़ूंगी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैं जहां रहती हूं शुरुआत वहीं से है, इसलिए 90 सीटों की ये लड़ाई है और 90 सीटों पे लड़ूंगी। प्रदेश में खाद की कमी को लेकर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने सरकार पर हमला बोला। रमन सिंह ने कहा कि बीजेपी सरकार में किसान खाद की एडवांस लिफ्टिंग करता था, लेकिन इस सरकार में खाद वितरण की व्यवस्था चौपट हो गई है। कांग्रेस की सरकार में खाद सोसाइटी को न देकर व्यापारियों को दी जा रही है। प्रक्रिया ये होती है कि खाद वितरण का काम 3 महीने पहले शुरू होता है। हमारे जमाने में हम लोग एडवांस लिफ्टिंग करके 2 महीने की ब्याज से मुक्ति देते थे। यानी कोई यदि एडवांस में खाद उठा लेता था तो उसको 2 महीने के इंटरेस्ट नहीं लगता था, तो किसान बारिश के पहले ही पूरे खाद को जमा कर लेता था और ये मारामारी की स्थिति कभी नहीं आती थी। आज स्थिति उल्टी हो गई है। वितरण की व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट है और अधिकांश खाद ये सोसाइटी को ना देकर व्यापारियों को देने की परंपरा करते हैं।
यदि सोसाइटी को पूरा लोड कर दिया जाए, जितना खाद आ रहा है, तो किसानों तक डायरेक्ट पहुंच जाएगा, व्यापारियों के माध्यम से देते। और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के सियासत की, जिस भगवा टोपी को बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में पीएम मोदी सहित तमाम नेताओं ने पहना था, वही टोपी अब छत्तीसगढ़ तक पहुंच चुकी है। दरअसल बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में सभी पदाधिकारियों ने पहली बार भगवा रंग की टोपी पहनी थी, जिस पर सियासत हो रही है। बीजेपी जहां इसे सामान्य करार दे रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे बीजेपी के राजनीतिक पुरुषार्थ से जोड़कर देख रही है। बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कहा कि सिर्फ एक रूपता के लिए पहनी गई थी, इसके पीछे कोई भी सियासत नहीं है। तो वहीं कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बीजेपी के पास कोई राजनीतिक पुरुषार्थ बचा नहीं है, इसीलिए वो भगवा के पीछे छुपकर राजनीति कर रही है। का माध्यम भी होता है, जिस तरीके से बिल्ले लगाए जाते हैं, जिस तरीके से अन्य प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है, उसी तर्ज पर जो एक बेहतर टोपी जो सामने दिखा आई, तो सबकी पसंद थी। सबने इस बात का निर्णय किया कि चलो आज इसको सब पहन के एकरूपता के साथ में। तो भगवा तो हमारे दिल में है और शौर्य का प्रतीक है। इस देश के अंदर में भगवा को पूजा जाता है, तो भगवा यदि है तो मुझे लगता है कि उस पर कहीं कोई किंतु परंतु और कोई टिप्पणी का कोई विषय ही नहीं होता है। देखिए, दरअसल अब भारतीय जनता पार्टी में अपना कुछ पुरुषार्थ बचा ही नहीं है, इसीलिए वो शौर्य के प्रतीक के रूप में भगवा टोपी को बता रहे हैं। निश्चित तौर पे भगवा शौर्य का प्रतीक हो सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि उनके पितृ संगठन के लोग पिछले कई दशक से काली टोपी क्यों पहन रहे हैं, अचानक उन्हें भगवा की याद क्यों आ रही है। दरअसल अब भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक पुरुषार्थ खत्म हो चुका है, इसीलिए वह भगवा की आड़ में, धर्म की आड़ में। खबर रायपुर से है। जैन समाज के खिलाफ एक संगठन की बयानबाजी का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। जैन समाज ने इसके विरोध में रैली निकाली और अब बीजेपी ने भी जैन समाज का समर्थन किया है। बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कहा कि किसी भी धर्म, संप्रदाय, साधु संतों के खिलाफ टिप्पणी करने का अधिकार किसी को भी नहीं है, मगर जिस तरह से साधु संतों का अपमान किया गया वो बेहद ही आपत्तिजनक है। सरकार को तत्काल संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ केवल हमने नारेबाजी करी है और मैं कलेक्टर साहब को 3 से 4 बार आवेदन दे चुकी हूँ, उनने मेरी कोई सुनवाई नहीं करी। तब जाके आज मैंने महिलाओं को लेकर यहाँ जाके विरोध प्रदर्शन किया। ये ब्रिज बनने के बाद, यहाँ से ब्रिज बनने के बाद ये स्थिति हो गई है कि महिला 1 साल से लेकर ये समझिए कि आप 70 साल की महिला यहाँ निकलना दूरभर हो गया उनका। क्या करा आप लोगों ने? केवल विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें एसडीएम साहब वगैरह आए और उन्होंने हमारी मांगे पूरी करी। अगर ये हमारी मांगे पूरी नहीं होती और यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होती तो मैं उग्र आंदोलन करूँ या तोड़फोड़ करूँगी। इनके कुछ ग्रीवांस थे कि साहब शराब पीने के बाद लोग बाहर बैठ जाते हैं। कवर्धा में सुतिया पाट बांध में नहर विस्तार की मांग को लेकर किसानों का दूसरे दिन भी जल सत्याग्रह जारी है। किसानों ने पूरी रात जंगल में बिताई। किसानों के आंदोलन को लेकर जनप्रतिनिधि से लेकर प्रशासन के अधिकारी तक कोई खबर लेने नहीं पहुंचा। इन किसानों से बात करने के लिए कोई भी नहीं आया। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक उनका जल सत्याग्रह जारी रहेगा। रायपुर से बड़ी खबर है। 2 दिन पहले केरल पहुंचा मानसून। छत्तीसगढ़ में भी मानसून पहले दस्तक दे सकता है। जगदलपुर में 10 जून, रायपुर में 15 जून को पहुंच सकता है मानसून। तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी मानसून के 2 दिन पहले पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। तो छत्तीसगढ़ में जल्दी मानसून पहुंच सकता है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। बता दें 2 दिन पहले केरल मानसून पहुंच चुका है और अब छत्तीसगढ़ में भी मानसून पहले दस्तक दे सकता है। जगदलपुर में 10, रायपुर में 15 जून को मानसून पहुंच सकता है। छत्तीसगढ़ में भी मानसून के 2 दिन पहले पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। और अब बात करेंगे कोरबा से आई बड़ी खबर की। यहां डिज्नीलैंड उत्सव मेले में शनिवार रात एक बड़ा हादसा टल गया। रेंजर झूले में बैठे करीब 25 लोगों की जान पर बनाई। बताया जा रहा है कि यह झूला 15 मिनट तक हवा में उल्टा लटका रहा।
दरअसल निर्धारित डिग्री में घूमने वाला ये झूला बेकाबू हो गया और तेज गति से चलने के कारण इसके तार टूट गए। तार टूट जाने की वजह से झूला ऊपर पहुंचकर अटक गया। ये झूला करीब 45 फीट ऊपर लटक गया और उसमें बैठे लोग आसमान में उल्टे लटके रहे। झूले में बैठने वालों के हाथ पैर बंधे होते हैं और सुरक्षा की दृष्टि से रॉड भी लगी रहती है। बाद में किसी तरह का झूला का सिस्टम ठीक किया गया। झूला जब नीचे पहुंचा तब लोगों की जान में जान आई। इस घटना का कुछ लोगों ने वीडियो बना लिया और देखते ही देखते सोशल मीडिया में ये वायरल हुआ। इधर नगर निगम के अधिकारियों को जानकारी मिलने के बाद मेला संचालक को नोटिस जारी कर फिलहाल मेले को बंद करा दिया गया है। छत्तीसगढ़ में मानसून दस्तक देने वाला है। भारी बारिश से होने वाली परेशानियों से बचने के लिए नगर निगम ने कागज पर तो रणनीति तैयार कर ली है, लेकिन जमीनी स्तर पर अब भी काम अधूरे हैं। आलम यह है कि यही अधूरे निर्माण अब लोगों के लिए खतरा बन गए हैं। रायपुर में तेलीबांधा तालाब के पीछे का इलाका, जहां सबसे ज्यादा जल भराव हर साल होता है, वहां की व्यवस्था सुधारने के लिए तैयार किया जा रहा नाला पिछले 8 महीने से अधूरा है। और आइए अब देखेंगे टॉप 20।